हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारी इन्वायरमेंट की 3rd क्लास है ये। तो हम थ्योरिकल में कर रहे हैं, लेकिन 1 लाइनर में काम अपना कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि फटाफट से हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर लें और फटाफट से हमारा ये कंप्लीट भी हो जाए। तो हम सबसे पहले करने वाले हैं, आज छोटे छोटे टॉपिक करेंगे। तो आज पहला है हमारा 10% का नियम देखेंगे। फिर उसके बाद हम पिरामिड की संकल्पना यानी पिरामिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, 2-3 लाइन्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट। फिर खाद्य श्रृंखला को थोड़ा सा पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला को डीप में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है वो अभी बताते हैं। उसके बाद हम और जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा मैं दोबारा से ये टॉपिक्स आपके आते जाएंगे। तो खाद्य श्रृंखला थोड़ा बड़ा है, लेकिन खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं एक नहीं एकदम एक लाइन में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वो मैं थोड़ा सा बता दूंगी। बाकी खाद्य श्रृंखला का टॉपिक बड़ा है, तो हम इसको आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है। और अगर हो जाएगा तो हम प्रवाल भित्ति पारितंत्र को भी आज थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये थोड़ा शॉर्ट से टॉपिक हैं जिनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं 10% के नियम को। तो यहाँ पे थोड़ा थ्योरिकल पार्ट ज़्यादा था, तो मैंने उसको पहले रिटर्न कर लिया, तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। तो लिंडेमैन ने 10% का जो नियम है वो लिंडेमैन ने 1942 में प्रतिपादित किया था। ठीक है। तो 1942 में लिंडेमैन ने जो है वो 10% का नियम आपका दिया है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद करिए ज़रूर से ज़रूर। ठीक। सेकेंड है आपका शाकाहारी जंतु के द्वारा उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित रखना। यानी आप यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि 10% का नियम यही कहता है कि जो भी उत्पादक जो है या उपभोक्ता है, जिस भी चीज़ को खाता है, यानी जो भी अपना आहार लेता है, चाहे वो शाकाहारी जंतु हो चाहे वो मांसाहारी जंतु हो, वो सभी जो हैं जो भी आहार लेते हैं, तो जो भी ऊर्जा उसको मिलती है तो वो सिर्फ 10% भाग यानी कि 10% भाग ही जो है वो अपनी बॉडी में यानी अपने शरीर में जो है वो संचित कर पाता है। तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनके द्वारा उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित होता है। तो यहाँ पर ये बता दो, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता की बात समझ रहे हैं आप? जो उत्पादक होते हैं ना, उनको अगर शाकाहारी जंतु लेते हैं तो उनके पास पूरी की पूरी 10% जो है ऊर्जा वो जाती है, वो अपने में संचित कर लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर जब शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी जंतु खाते हैं, यानी तीसरे पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। तो जब मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं, तो जो शाकाहारी को जो 10% ऊर्जा संरक्षित होती है ना जो शाकाहारी की, वो उनके अंदर ट्रांसफर होती है मांसाहारी के अंदर। लेकिन आपको समझ में आ रहा है, शाकाहारी को शुद्ध उत्पादकता से जो है मतलब उत्पादकों से पूरी की पूरी 10% ऊर्जा मिली, लेकिन जब मांसाहारी ने शाकाहारी को खाया तो जो शाकाहारी की 10% थी उससे माइनस हो गए 10%, यानी सिर्फ 10% ऊर्जा हर कोई संरक्षित रख सकता है। ठीक है। तो शाकाहारी ने तो पूरी 10% ले ली अपने अंदर, लेकिन मांसाहारी ने क्या करी, शाकाहारी को खाया तो, लेकिन उससे भी माइनस हो गए 10% ऊर्जा इसके अंदर गई। ठीक है। तो खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर पर, यानी कि प्रत्येक स्तर का मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता की बात हो रही है। उपभोक्ता के द्वारा केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर भार में रूपांतरण होता है। तो आपको समझ आ रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, यानी जो सर्वाहारी होता है ना जो बाद में, उसके पास सबसे कम ऊर्जा जा पाती है। 10% होते तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका शाकाहारी के पास जाती है, और सबसे कम ऊर्जा जो ट्रांसफर हो पाती है वो सर्वाहारी के पास हो पाती है। ठीक है। जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह केवल और केवल एक दिशी होता है। कैसा होता है? एक दिशीय। ये मैंने देखिए छोड़ा था आपके लिए, एक दिशी होता है, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशीय होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। ठीक है। फिर ऊर्जा का प्रभाव, प्रवाह नहीं, ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी भी जैविक से अजैविक नहीं होता, जैविक से अजैविक होता है। ठीक है। अजैविक से जैविक। ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ठीक है। जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ठीक है। एक तो ये बात पता चली कि एक दिशी होता है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि अजैविक से
जैविक में, जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। कभी भी जैविक से अजैविक नहीं होगा, अजैविक से जैविक होगा। तो ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर और ज़रूर आते हैं। दूसरी बात लिंडेमैन वाला ये आपका आता है कि जो है ये दिया गया हुआ है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। तो अब हम 2 टॉपिक देखेंगे, एक तो पिरामिड देखेंगे, दूसरा हम खाद्य श्रृंखला देखेंगे, ठीक है। तो पिरामिड की संकल्पना सबसे पहले किसने दी है? तो कल मैंने बताया था पिरामिड की संकल्पना दी है एल्टन ने। किसने दी है? एल्टन ने दी है। पिरामिड की संकल्पना किसने दी? तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि संकल्पना किसने दी है भाई। तो भाई संकल्पना दी है एल्टन ने। किसने दी है? एल्टन ने दी है, ठीक है। ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पारस्की तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं, जीव भार का पिरामिड किसको कहते हैं? तो जीव भार का पिरामिड कहते हैं पारस्की तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में, किसमें? प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा, ठीक है, रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। और ये पिरामिड बनता कैसे है? ये ऐसे बनता है पिरामिड, ऐसे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बनता है जीव भार का पिरामिड आपका, ठीक है। ऐसे बनता है, ऐसे। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, अपघटक, उत्पादक आएंगे, फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपभोक्ता आते हैं, फिर अपघटक आते हैं। इस तरह से बनता है, ठीक है। तो जीव भार का पिरामिड प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है इसमें? तीसरी बात ये है पारस्की तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, ये बात हमेशा याद रखिए। एक मिनट, पारस्की तंत्र की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत याद रखना है पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। पारिस्थितिकी, शायद गलत लगा दी मैंने इधर न मात्रा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है? सदैव, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव और सदैव क्या होता है? सीधा होता है, ठीक है। हमेशा सीधा बनेगा, कभी भी उल्टा नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, सीधा सीधा बनता है, ठीक है। तो पारस्की तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, इस तरह से बनता है पारस्की तंत्र में, ठीक है। लेकिन जो आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जलीय पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसमें जो है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा इन द सेंस ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनता है, उल्टा, ठीक है, उल्टा बनता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। जैसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या हो गया? जैसे महासागर हो गए, तालाब हो गए, आपके सागर, ये सब जगह पे आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड उल्टा बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों, और ये संकल्पना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की। तो खाद्य श्रृंखला का टॉपिक काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं एक, अगर आपको लाइन में बताऊं तो सिर्फ एक लाइन में मैं बता दूं कि इकोसिस्टम में, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से, ठीक है, एक जीव से दूसरे जीव में किसका? भोज्य पदार्थों का, यानी कि खाने का, ठीक है। तो एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है, यानी कि जो ट्रांसफर होता है, वो क्या कहलाता है? वो आपका खाद्य श्रृंखला कहलाता है। क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है वो, ठीक। इसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। अब इसमें मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। जैसे देखो क्या क्या होगा। जैसे घास हो गई, घास को कौन खाता है भाई? टिड्डा खाता है, ठीक, टिड्डा वाला बता रही हूँ, ठीक है। टिड्डे को किसने खा लिया? तो भाई मेढक ने खा लिया। मेढक को किसने खा लिया? तो भाई सांप ने खा लिया। सांप को किसने खाया? तो भाई बाज ने खाया। इस तरह से, ठीक है। तो एक जीव दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण जो है, एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है।
ठीक है। तो ये आपकी खाद्य श्रृंखला इस तरह से बन जाएगी, चाहे आप ऐसे बना लें चाहे आप गोले में बना लें, ठीक है। यहाँ से ऐसे ही घास, फिर घास को खाया टिड्डा ने, टिड्डा को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने, सांप को खाया बाज ने। तो ये इस तरह से आपकी खाद्य श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। तो आए समझ में। अब हम एक टॉपिक और कवर कर लेंगे आज के आज ही, प्रवाल भित्ति पारितंत्र को, ठीक है। क्योंकि अभी 15 मिनट का हमारा वीडियो नहीं हुआ है, तो कम से कम 15 मिनट का वीडियो आपको देखना ही चाहिए। तो जल्दी, जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम प्रवाल भित्ति पारितंत्र। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वही पॉइंट आपको बता रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्लास ही चल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा थ्योरिकल में नहीं घुस रही हूँ, इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ। तो उसी को बस वन लाइनर में देखते जाइए। तो प्रवाल भित्ति पारितंत्र, पहली बात तो कहते किसको हैं, तो पहले ये समझ लेते हैं कि प्रवाल किसको कहते हैं। तो भाई प्रवाल क्या होते हैं, तो प्रवाल वो होते हैं, वो सागरी जीव होते हैं जो चूना प्रधान होते हैं, ठीक है। तो प्रवाल जो होता है वो एक चूना प्रधान, मैं आपको बता दूं, चूना प्रधान का मतलब हो गया, चूना जानते हो ना क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। लिख दूं, चलो लिख देती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो एक चूना प्रधान कैल्शियम कार्बोनेट सागरी जीव है आपका क्या, प्रवाल, ठीक है। ये सागरी जीव होते हैं, सागर में रहते हैं, ठीक है। जिसके अवशेषों के, इनके यानी प्रवालों के अवशेषों के क्रमशः स्तरीकरण से, स्तरीकरण, ठीक है, इनके अवशेषों के, यहाँ थोड़ा सा लिख देती है अवशेषों के, ठीक है। तो इनके यानी प्रवालों के अवशेषों के स्तरीकरण से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, ठीक। तो पता चल गया कि प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं। तो पहले हमने ये देख लिया कि प्रवाल क्या होते हैं। तो प्रवाल भाई एक चूना प्रधान जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, वो सागरीय जीव होते हैं, ठीक है। और इनके अवशेषों के स्तरीकरण से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि प्रवाल जो है वो आपके पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पाए लिख दूं, पाए जाते हैं। तो प्रवाल भाई पाए कहाँ जाते हैं, तो ये भाई आपका 1 हो गया, ये हो गया 2, मैं इस तरह से बता रही हूँ। तो प्रवाल आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रवाल जो है वो आपके मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं। प्रवाल आपके उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक उष्णकटिबंधीय सागर आपका पड़ेगा, तो ये आपका पड़ता है 30 डिग्री उत्तरी यानी नॉर्थ अक्षांश से लेकर के आपका 30 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिणी अक्षांश तक, ठीक है, ये आपके यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि इनके जीवित रहने के लिए कितना तापमान जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा तापमान में ये जीवित नहीं रह सकते, ये है ना, कम तापमान में जीवित रहते हैं प्रवाल। तो कितने तापमान की जरूरत होती है, तो इनको जरूरत होती है 18 से 25 डिग्री का तापमान इनको चाहिए होता है। तो 18 से 25 डिग्री के तापमान इनके लिए उपयुक्त होता है इनके जीवित रहने के लिए, ठीक है। तो ये इतने में जीवित रहते हैं, यहाँ पे जीवित लिख देती हूँ, ठीक है। अब चौथा पॉइंट बात कर लेते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है। तो ये आप सबको पता होगा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति हमारी कौन सी है, तो भाई वो है हमारी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कौन है, छोड़ दूँ क्वेश्चन। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है हमारी ग्रेट बैरियर, ग्रेट बैरियर। और ये आपकी कहाँ है, ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये है आपकी भाई ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। पेन थोड़ा सा लगता है लो हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपकी है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि भाई विश्व की तो हमने पता कर ली, अब पता कर लेते हैं कि भाई भारत में भी कोई प्रवाल भित्ति है कि नहीं है। तो भाई भारत में भी प्रवाल भित्तियां हैं, और ये मैं आपको 4 बता रही हूँ, 4 प्रवाल भित्तियां हैं। तो कौन कौन सी है, तो पहली तो है हमारी अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप में हमारी सबसे सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां हैं, ठीक है।
तो आपको सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ कहाँ मिल जाएंगी, तो वो मिल जाएगी आपको अंडमान निकोबार द्वीप में, ये भारत में है, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे कम प्रवाल भित्ति कहाँ मिलेगी, तो आपको भाई कच्छ के रण में मिलेगी, गुजरात साइड में, ठीक है। सबसे कम प्रवाल भित्ति आपको कच्छ के रण में मिलेगी, क्योंकि सागरी जीव है तो आप जाहिर सी बात है कच्छ का रण आपका सागर तट कहलाता है, उधर सागर है तो वहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपको इसके साथ अलावा आपको मन्नार की खाड़ी में भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपकी लक्षद्वीप तो है ही पूरा का पूरा प्रवाल द्वीप से प्रवाल भित्ति से भरा हुआ, ठीक है। तो हमारे ये इतने पॉइंट हमने कवर कर लिए इसमें। तो भाई प्रवाल भित्ति पारितंत्र में प्रवाल आपको पता चल गया कि एक चूना प्रधान होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट सागरी जीव है, और इसके अवशेषों का जो स्तरीकरण होता है उससे प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। अब ये प्रवाल भित्तियाँ पाई कहाँ जाती है, तो उष्णकटिबंधीय सागरों में पाई जाती है, 30 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिणी अक्षांश तक। अब ये कितने तापमान में जीवित रहती है प्रवाल भित्तियाँ, तो ये 18 से 25 डिग्री का तापमान इनके जीवित रहने के लिए जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो भाई ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है। और भारत में कितनी प्रवाल भित्तियां हैं, तो 4 प्रवाल भित्तियां हैं। एक है अंडमान निकोबार द्वीप में, एक है कच्छ के रण में, एक है मन्नार की खाड़ी और एक है लक्षद्वीप, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप में आपकी सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, कच्छ के रण में सबसे कम प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा ये क्लास फिनिश होती है। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए, और स्टडी विद एनु को ना सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए स्टडी विद एनु को, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। आपका दिन शुभ हो।